डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार, फिजिक्स फैकल्टी कोटा। आज हम ये 10 अप्रैल 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेमोरी बेस्ड है। जो पहली प्रॉब्लम है इसमें बड़ी आसान सी है, एवरेज वेलोसिटी की, जो हम लगभग पहली दूसरी प्रॉब्लम में ही करा देते हैं बच्चों को। प्रॉब्लम क्या है? ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड with velocity v2 from point b to c, then the average velocity from a to c is v average। तो v1 v2 और v average के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे बेटा a, यहाँ से b और ये पॉइंट क्या है? ये c। यहाँ से यहाँ तक a से b तक जो कार की वेलोसिटी है ये v1 और b से c तक जो कार की वेलोसिटी है वो v2। एक रिलेशन और दी हुई है हमें, क्या दी हुई है? ए बी इक्वल टू बी सी। मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी? x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी? x। ठीक है, तो a से b तक जाने में कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए t1 टाइम लगेगा। उसको क्या लिख सकते हैं? x अपॉन v1। और b से c तक जाने में कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए t2 मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? x अपॉन v2। नाउ अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो a से b तक, यहाँ से यहाँ तक चला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x प्लस x, डेट इज 2x। 2x ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2 मीन्स 2x ओवर x upon v1 plus x upon v2. This comes out to be 2 upon v average equal to 1 upon v1 plus 1 upon v2। और इसमें से हम अगर अपना आंसर देखें तो यस, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, तो हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसमें सेम स्पीड से दो प्रोजेक्टाइल किए गए हैं, दो स्टोन लिए गए हैं ए और बी। एक का प्रोजेक्शन एंगल कितना है? 60 डिग्री, और दूसरे का कितना है? 30 डिग्री। तो पहला मैं ए दिखाता हूं इस तरह से, इसका प्रोजेक्शन एंगल कितना है? 60 डिग्री, और ये इस तरह से कुछ ऐसे चला गया। स्पीड कितनी मान लीजिए? यू। दोनों की स्पीड सेम है, प्रोजेक्शन स्पीड यू यू। और एक यहाँ पर दूसरा है, उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। स्पीड इसकी भी कितनी है? यू, और इसका प्रोजेक्शन एंगल कितना है? इसका प्रोजेक्शन एंगल है 30 डिग्री। पहले वाले प्रोजेक्शन की मैक्सिमम हाइट जो है वो है h1, और दूसरे वाले प्रोजेक्शन की जो मैक्सिमम हाइट है ये है h2। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है h1 ओवर h2। तो हमें पता है कि अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी हो, और मुझे क्या पता है? मुझे प्रोजेक्शन स्पीड u पता है और प्रोजेक्शन एंगल थीटा पता है, तो मैक्सिमम हाइट h, तो h इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, तो यहाँ पर केवल किस में अंतर है भाई? u तो सेम है, 2g भी सेम रहेगा दोनों के लिए। किस में अंतर है? एंगल में अंतर है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं h1 ओवर h2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा 2। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी मान सकते हैं? थीटा 1 की वैल्यू हम ले सकते हैं 60 डिग्री, एंड थीटा 2 की वैल्यू कितनी ले सकते हैं दूसरे वाले के लिए? बी के लिए 30 डिग्री। ये ए प्रोजेक्शन है और ये बी प्रोजेक्शन है, मतलब ये स्टोन ए के लिए हैं और ये स्टोन बी के लिए हैं। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू इनकी। तो ये कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, √3/2 इसका होल स्क्वायर ओवर 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्व करने पे हमें मिलता है, यहाँ पे 3 मिलता है। तो 3 मिलता है, तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर ये सेकंड हो गया। यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं, इसका आंसर सेकंड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सैटेलाइट का क्वेश्चन है और वो अर्थ के अराउंड घूमता है।
अर्थ की रेडियस आर दी हुई है हमें, और जो उसकी डिस्टेंस है सैटेलाइट की, वो अर्थ की सरफेस से वो भी आर है। ठीक है, इसको हाइट कह सकते हैं। तो ये भी कितनी है, ये भी आर है। और ये सैटेलाइट इस तरह से यहाँ पर घूमता है, इस तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ये। तो इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड vo, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है vo, उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं g, कैपिटल G m, जहां m क्या है, अर्थ का मास मान लीजिए, अपॉन r प्लस h। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा इस सैटेलाइट का। अच्छा, तो टाइम पीरियड t कैसे निकाला जा सकता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस सर्कुलर पाथ की लिख दीजिए, कितनी होगी 2 पाई, और रेडियस कितनी हो गई यहां से लेकर यहां तक, रेडियस हो गई 2r, अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट GM ओवर r, और h की वैल्यू भी कितनी है, r है, तो कितनी हो गई है रूट GM ओवर 2r। तो यहां रख दीजिए। ओके, तो कैपिटल T इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई, इसे 4 पाई कर देते हैं डायरेक्ट यहां पर, 4 पाई r रूट GM, और ये ऊपर जाके हो जाएगा कितना रूट 2r। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई r रेज टू द पावर 3/2, रूट 2 को अलग कर दीजिए, अपॉन रूट GM। अब देखिए और कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम इसमें। हमें रेडियस ऑफ अर्थ तो दे रखी है कैपिटल R, एक मैनिपुलेशन और दे रखा है कि पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो g के बराबर है। g क्या मान सकते हैं, बाय डिफॉल्ट g मान सकते हैं जो अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है। तो g को क्या कह सकते हैं, g को कह सकते हैं कैपिटल GM ओवर r स्क्वायर, या g r स्क्वायर इक्वल टू GM। तो यहाँ पर GM की जगह पर ये स्मॉल g r स्क्वायर को मैनिपुलेट कर देते हैं। तो t इक्वल टू 4 रूट 2 पाई r रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा रूट g r स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देखें तो g की वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि रूट g से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अच्छा ये r हो जाएगा, और ये ऊपर क्या है 3/2 है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आना चाहिए 4 रूट 2 r रेज टू द पावर हाफ। तो ऑप्शन अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही आ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है सुपर पोजिशन पे बेस्ड है। तो प्रॉब्लम में क्या कहता है, दो पॉइंट हैं A और B, दो साउंड वेव आती हैं, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, मान लेते हैं दोनों की इंटेंसिटी I है। वो A पॉइंट पर भी सुपर इम्पोज होती हैं और B पॉइंट पर भी सुपर इम्पोज होती हैं। A पॉइंट पर जो उनके बीच का फेजर डिफरेंस है डेट इज 60 डिग्री, और B पॉइंट पर कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर फेजर डिफरेंस φ1 कह दीजिए इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पर फेजर डिफरेंस φ2 कह दीजिए डेट इज 90 डिग्री। तो हमें पता है फिर वो कहता है कि इन पर A पॉइंट पर और B पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हैं वो क्या है, IA और IB। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ IA ओवर IB, ये पूछा गया है। हमें पता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो डिफरेंट इंटेंसिटी हैं I1 I2 और उनके बीच में फेजर डिफरेंस कितना है φ, तो क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और कॉस φ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं IA, इंटेंसिटी सेम कर लेते हैं I प्लस
टू रूट आई, आई तो मतलब रूट आई स्क्वायर मतलब आई हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो कॉस 60 डिग्री से ये कट कर दीजिए, तो नेट कितना आ गया ये 3i। सिमिलरली अगर हम आई भी निकालें तो i प्लस 2 सिमिलरली i, और ये कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी कर दें, 0 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i। नाउ ia ओवर ib तो कितना आ गया √3/2। तो ऑप्शन में देखें तो यस, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट चॉइस। डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रॉब्लम है ये अर्थ के रोटेशन पे इफेक्ट पर बेस्ड है। तो अर्थ के रोटेशन के चलते जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंज आता है उसके ऊपर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिनको हमें बताना है कि वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ अफेक्ट द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। तो स्टेटमेंट 1 तो हो गया करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, एट पोल्स effect of rotation of earth on the acceleration due to gravity is maximum and at equator it is minimum। तो इसको जरा देख लेते हैं, जो हम फॉर्मूला बताते हैं। ये मान लीजिए अर्थ है, ये इसकी एक्सिस है, इसके अबाउट ये ओमेगा से यहाँ रोटेट कर रही है, ये इक्वेटर है, और इस इक्वेटर से एक एंगल माना हमने यहाँ पर थीटा, और इस पॉइंट को कह दिया P, और ये अर्थ की रेडियस हमने मान ली यहाँ पर r। तो एक्सेलेरेशन एट पॉइंट P GP लिखा जा सकता है, GP इक्वल टू G0 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r एंड कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ G0 क्या है, G0 वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जब अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट हम नहीं ले रहे हैं। तो जो अफेक्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इस पोर्शन की वजह से आ रहा है, इतना जो पोर्शन है। तो क्लियर है। तो एट पोल्स, अगर हम पोल्स पर देखें तो पोल्स पर थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 1 तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड एट इक्वेटर, इसकी बात हम करें, ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी हो जाएगी, फिगर से क्लियर है, 0 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर r। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं साफ साफ कि ये क्या है, ये तो मैक्सिमम, इक्वेटर पे जो चेंज आ रहा है ये मैक्सिमम आ रहा है, और पोल्स पर चेंज क्या आ रहा है, पोल्स पर चेंज मतलब जो अफेक्ट आ रहा है अर्थ के रोटेशन का वो मिनिमम आ रहा है। जबकि ये क्या कहता है, ये कहता है एट पोल्स द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम, पोल्स पर मैक्सिमम एंड इक्वेटर पर मिनिमम। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देयरफॉर थर्ड विल बी राइट चॉइस। डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रॉब्लम है टॉर्क से पूछी हुई है, इसमें एक फोर्स दे रखी है, फोर्स F इक्वल टू माइनस पी के कैप होना चाहिए इस पे, एक्टिंग एट ए पॉइंट हैविंग पोजिशंस वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप। तो इसका ओरिजिन के अबाउट जो टॉर्क दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, P ब्रैकेट ai कैप प्लस b j कैप। इफ a ओवर b इक्वल टू x/2, तो x की वैल्यू क्या है, मतलब मोटे तौर पे हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, टॉर्क की वैल्यू निकालनी है और a/b करना है, नीचे 2 लाना है डिनोमिनेटर में, और a की वैल्यू बता देनी है। तो टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा हमारा r क्रॉस f, r की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस माइनस p k कैप। इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वी विल रिसीव P 3i कैप प्लस 2j कैप, इतनी वैल्यू मिलेगी।
अगर हम इससे कंपेयर करें पी ए आई कैप प्लस बी जे कैप से, इससे कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू कितना है 3 एंड बी इक्वल टू कितना है 2। देयरफॉर हमें कह सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू 3/2। और यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो 2 आ गया तो ये जो 3 है ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यस, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट चॉइस। डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है ये गैसियस मिक्सचर का है। इसमें क्या कहता है कि एक गैसियस मिक्सचर है हमारे पास में जिसमें 2 मोल्स ऑक्सीजन के हैं और 4 मोल्स नियोन गैस के हैं। ऑक्सीजन कैसी है, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, और नियोन कैसी है, नियोन इज मोनोटोमिक गैस। अच्छा, ये दोनों गैसें जो हैं सेम टेम्परेचर टी पे दी हुई हैं। इग्नोर ऑल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाइब्रेशन वाला इफेक्ट हमें कंसीडर नहीं करना, बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर नहीं भी करते हैं इसे। देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछा गया है, जो गैसेस सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू क्या होता है, F/2 nRT, जहाँ F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, N क्या है नंबर ऑफ मोल, और R तो गैस कांस्टेंट है, और T क्या है टेम्परेचर। तो पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर हम U निकालें तो ऑक्सीजन के लिए देख लीजिए, ऑक्सीजन कितने मोल हैं, ऑक्सीजन के हैं 2 मोल, और गैस कैसी है, गैस है डायटोमिक। तो डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5/2, N की जगह क्या रख देंगे 2 R, और T की जगह रख दीजिए T, प्लस नियोन की बात करें तो नियोन के कितने मोल हैं, 4 मोल हैं, और नियोन कैसी गैस है, नियोन मोनोएटॉमिक गैस है। तो मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3, तो 3/2 × 4 RT, तो ये कितना आ गया 5RT प्लस 6RT, दोनों को सम कर दें तो हमें मिलेगा कितना 11RT। तो ऑप्शन में से देखें, यस, सेकंड विल बी राइट चॉइस। डियर स्टूडेंट्स, तो एक एसएचएम की प्रॉब्लम दी हुई है। इस प्रॉब्लम में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज गिवन बाय y इक्वल टू sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी, जहाँ पर ओमेगा और टी के यूजुअल मीनिंग है जो होते हैं। इसमें पूछा क्या गया है हमसे, इसमें पूछा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, मतलब नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा इस पार्टिकल का इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो एसएचएम की इक्वेशन जो है y इक्वल टू sin ओमेगा टी प्लस ये जो cos ओमेगा टी है इसको लिख सकते हैं हम sin ओमेगा टी प्लस π/2। और इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो इसके पास तो कोई फेज नहीं है, इसका मल्टीपल कितना है 1, इसका भी कितना है 1। अगर इसके लिए फेजर डायग्राम दिखाएं तो इस तरह का एक वेक्टर बनाया, इसको 1 मैग्नीट्यूड दे दिया, और ये कितना आगे है, ये π/2 आगे है। तो ऐसे करके π/2 एंगल पर एक और बनाया, ये इसको 1 दे दिया। इसका अगर हम रिजल्टेंट हम देखें तो रिजल्टेंट कितना हो गया, √1² + 1² इक्वल टू √2, और एंगल कितना हो गया, हालांकि एंगल पूछ नहीं रहा है, हम कह सकते हैं एंगल π/4 हो गया ये। तो इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन क्या हो सकती है, y इक्वल टू, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया √2 साइन, एंगुलर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ओमेगा टी, और नया फेज क्या हो जाएगा π/4। फिलहाल हमें √2 से मतलब है, तो इसका जो नेट एम्पलीट्यूड आ गया वो कितना आ गया, √2 आ गया। अपने ऑप्शन में सेलेक्ट करें तो यस, सेकंड विल बी राइट चॉइस, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम जो है ये फ्रिक्शन से पूछी गई है। इस प्रॉब्लम में क्या है, एक लिफ्ट है जिसका मास दिया हुआ है, मैक्सिमम मास वो कितना लेके जा सकती है, 1400 किलोग्राम लेके जा सकती है। क्योंकि ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है तो जो पूछ रहा है मतलब वो 1400 किलोग्राम के लिए पूछ रहा है। और जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 न्यूटन। ठीक, और लिफ्ट ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रही है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और जो वेट है ये मैक्सिमम कोई अगर हम ले लें तो ये 1400 किलोग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा 1400 G, डेट इज 14,000 न्यूटन।
ठीक है। तो अब इस पर जो फोर्स लग रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, तो जो मशीन की फोर्स ऊपर लग रही होगी, नेट फोर्स 0 हो रही होगी। तो जो फोर्स कितनी हो जाएगी, जितनी नीचे फोर्स है उतनी फोर्स ऊपर लगेगी। तो एफ फोर्स को हम कह सकते हैं इसके और इसके बराबर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16,000 न्यूटन। इतनी फोर्स जो लिफ्ट की मशीन है वो ऊपर की तरफ लगा रही है, ये हम कह सकते हैं। तो इसकी अगर पावर निकालें तो पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू एफ बी। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है, फोर्स की वैल्यू आ गई है 16,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी v, सॉरी v की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो v कितना है 3, 48,000। इसको क्या कह सकते हैं, 48,000 वॉट हो गया ये। इसको कह सकते हैं 48 किलो वॉट। तो ऑप्शन में देखें, यस, फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट चॉइस। डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम कैपेसिटर से पूछी हुई है। इस प्रॉब्लम में क्या है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है, उसके बीच में भी कुछ नहीं है और प्लेट्स के बीच में गैप कितना है d। तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1। मतलब हम C1 को क्या कह सकते हैं, C1 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर d। फिर क्या करा गया, फिर इसके बीच में एक कंडक्टिंग शीट डाल दी गई जिसकी थिकनेस कितनी है 2d/3। उसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2। तो इसकी जो थिकनेस है इसे T मान सकते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला कितना है C2 के लिए, जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर T/K, जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो भी हमने शीट डाली है इसमें। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग शीट है तो इसकी जो K की वैल्यू है कंडक्टिंग मटेरियल की कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ पे पुट कर देंगे बाद में, प्लस D माइनस T जो बचा हुआ गैप है। तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर, क्योंकि K की वैल्यू जब इनफाइनाइट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, और प्लस D और T की वैल्यू कितनी है 2d/3। तो 2d/3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो अब हम देखें C1 हमसे क्या निकाला गया, C2/C1। C2/C1 अगर हम निकालना चाहें तो C2 की वैल्यू 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D, उसकी वैल्यू कितनी A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ से ऑप्शन देखें तो कौन सा हो जाएगा, यस, थर्ड विल बी अवर राइट चॉइस। डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एक कीवर्ड दिया हुआ है जिसकी रेजिस्टिविटी हमें दी हुई है क्लियरली। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कीवर्ड बिटवीन स्केच्ड क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। तो मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में लगाएं तो करंट इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस बनेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, डेट इज 1 मीटर। एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट इज 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L ओवर A। R इक्वल टू क्या कह सकते हैं, रो की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 3 इंटू 10⁻⁻⁷। लेंथ कितनी, लेंथ 1, एरिया कितना 1 इंटू 10⁻⁻⁴, कितना ओम। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 10⁻⁻³ ओम। तो अपने ऑप्शन देखें, यस, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, तो एक आसान सी प्रॉब्लम आई हुई है कंटिन्यूटी की। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें एक पाइप दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन पहले A1 है, बाद में A2 हो जाता है। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 की वैल्यू कितनी है 10 mm स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। और V1 हमें गिवन है यहाँ पर, V1 कितना है, V1 यहाँ दे रखा है, डेट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, V2 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लगा सकते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी 2, V1 की वैल्यू कितनी 4, A2 की वैल्यू कितनी -2। सही कर देते हैं इसे, इंटू V2।
तो V2 हमारा कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अपना ऑप्शन देखेंगे तो यस, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है ये इंडक्शन में बेस्ड है। इसमें क्या है कि एक बार मैग्नेट को एक लार्ज कंडक्टिंग ट्यूब में डाला जाता है इस तरह से, ऐसे। तो अगर ये ट्यूब ना होती तो इसका एक्सेशन केवल जी होता नीचे आने का। अब इंडक्शन इफेक्ट के चलते इसका जो एक्सेशन होगा वो जी से कम होगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन भी क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट 2 है, एक्सेशन ऑफ बार मैग्नेट ग्रेटर देन जी, ये भी गलत हो गया। तो दोनों ही गलत हो गए। तो इसमें अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम पीएन जंक्शन पे दी हुई है हमें। इसमें ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर करंट I1 सभी ब्रांचेस पे दिया हुआ है, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, यहाँ पर I4। तो यहाँ पर ऑप्शंस में जो है रेशियो निकलवाए गए करंट के, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखें तो क्योंकि ये बैकवर्ड बायस में है तो यहाँ तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि I3 इक्वल टू 0, पहली बात हो गई। अब हम यहाँ पर देखें I2 और I4, भाई ये भी कितना है 125 ओम है, ये भी कितना है 125 ओम है। ड्यू टू सिमेट्री हम क्या कह सकते हैं कि I2 इक्वल टू I4, और ये जो करंट आ रहा है I1 इनका आधा आधा होगा, तो I1 डिवाइडेड बाई 2 ये कह सकते हैं। और यहाँ से क्या कह सकते हैं कि I1 ओवर I2 I1 ओवर I2 इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी तो देखो I3 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत है। तो फर्स्ट विल बी आवर राइट चॉइस। डियर स्टूडेंट्स, तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से प्रॉब्लम आई हुई है। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इसमें दो लेंस हैं, फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। उन दोनों के बीच का गैप 10 सेंटीमीटर है, और पहले लेंस से लेफ़्ट साइड में 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, ये पहला लेंस इमेज बनाएगा, दूसरा लेंस फाइनल इमेज बनाएगा। तो फाइनल इमेज की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस हमें पता लगानी है क्या होगी। तो पहले फर्स्ट लेंस के लिए बात कर लें, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v1 कह दीजिए इसे, माइनस 6, और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है हमें 1/24 सेंटीमीटर। तो 1/v1 इक्वल टू 1/24 माइनस 1/6। ओके, तो एलसीएम ले लीजिए कितना, 24, तो 1 और -4। तो इसको अगर सॉल्व करके देखें तो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से v1 इक्वल टू आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। -8 सेंटीमीटर क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट की तरफ इधर ही बनेगा। तो एक हम रफ रे डायग्राम बना सकते हैं इसका। यहाँ से इसने इस तरह से कर दिया होगा, इसे थोड़ा सा इस तरह से रोटेट हो गई होगी। इसको कह सकते हैं I1। ये फर्स्ट इमेज बनी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो गई हमारी V1, जो कितनी आई 8 सेंटीमीटर। अब ये रे कहाँ जाएगी हमारी, इस पर जाएगी, सेकंड लेंस के पास जाएगी। अब सेकंड लेंस को I1 जो है, I1 सेकंड लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, इसको U2 कह सकते हैं। ये 10 और +8 डेट इज 18 सेंटीमीटर। फिर से इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसे 2 कह दीजिए, इसे भी 2 कह दीजिए, v2 u2 और ये f2। 1/v2 ये हमें पता लगाना है, माइनस u2। अब u2 यहाँ से देखें तो इधर की साइड में ही है, लेफ्ट साइड में है, तो ये नेगेटिव साइन ही आएगा,
क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये कितना हो गया -18 इक्वल टू ये कितना है, F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू 6, तो 1/V2 इक्वल टू 1/6 माइनस 1/18, तो ये कितना आ गया 18। तो V2 इक्वल टू कितना आ गया, V2 इक्वल टू आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। पॉजिटिव वैल्यू आई तो इसका मतलब क्या है, इधर की तरफ ही बन जाएगा ऐसे। यहाँ से जो V2 हो गया वो कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। अब क्या कह सकते हैं हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ से और ये हमारा फाइनल इमेज है। यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें पता लगानी है यहाँ से यहाँ तक की। तो कैसे कह सकते हैं बेटा, ये तो कितनी हो गई 6 हो गई, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 10 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। तो टोटल अगर हम सम करके देखें तो ये कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। तो यस, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रॉब्लम पूछी गई है कम्युनिकेशन से पूछी गई है। इसमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वेव इज 3 किलोहर्ट्ज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज 1.5 मेगाहर्ट्ज। व्हाट विल बी द बैंड विड्थ ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो जो बैंड विड्थ होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वो क्या होती है, सिग्नल वेव की डबल हो जाती है। तो इसका तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कितना 6 किलो हर्ट्ज। डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रॉब्लम है यंग मॉडुलस से पूछी हुई है। इस प्रॉब्लम में क्या है, 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब लेंथ सेम है, एंड आर स्ट्रेच्ड अलोंग देयर लेंथ विथ सेम स्ट्रेचिंग फोर्स, फोर्स भी सेम है। द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज 1/3। तो मान लिया पहले का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और दूसरे का कितना A2, तो A1/A2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/3 है। एंड द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस इज 1/4, मीन्स Y1/Y2 इक्वल टू कितना है 1/4। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है देन द रेशियो ऑफ देयर एलोंगेशंस विल बी, मतलब डेल्टा L की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, F/A इक्वल टू क्या होता है Y डेल्टा L/L। ओके, तो डेल्टा L इक्वल टू क्या कह सकते हैं, डेल्टा L इक्वल टू कह सकते हैं FL/AY। अब F और L क्या है, कांस्टेंट हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एलोंगेशन जो है डेल्टा L वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के और यंग्स मॉडुलस Y के। और इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा L1 डेल्टा L2 इक्वल टू A2Y2 A1Y1। ठीक, अब यहाँ से ज़रा वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 3/1, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 4/1, डेट इज 12/1, तो मीन्स 12। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट चॉइस। डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रॉब्लम आई है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सर्कुलर मोशन की कंबाइंड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या है, एक लॉन्ग वायर है, एक चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर है, उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज ऑल्सो गिवन टू अस, ये दे रखी है। इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में एक चार्ज पार्टिकल Q, अच्छा चार्ज की वैल्यू भी दी हुई थी क्वेश्चन में, चार्ज की वैल्यू Q इक्वल टू 1 कूलम। ये रिवॉल्व करता है किस रेडियस में, R रेडियस में रिवॉल्व करता है। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है किस स्पीड में वो चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर का वो E, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2K λ/R। और जो फोर्स लगेगी अंदर की तरफ F, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा EQ। तो ये जो फोर्स है किसके बराबर होगी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, mv² / r के बराबर हो जाएगी। तो
तो और थोड़ा सा आगे करते हैं तो ई, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना भी हमने बताया था 2k लैम्डा ओवर आर इंटू क्यू इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू की वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k लैम्डा ओवर m। m की वैल्यू हमें गिवन है 9 इंटू 10⁻³ k की वैल्यू हम रख देंगे इसमें कितनी 9 इंटू 10⁹ ऐसा ही सिस्टम में, और लैम्डा भी हमें गिवन है, तो ये सब रख के देखते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो 19 क्वेश्चन है ये एसर्शन और रीजन पर बेस्ड है। तो एसर्शन में क्या कहता है, फैन रोटेट्स फॉर सम टाइम इवन इफ स्विच इज टर्न ऑफ। तो जब हम अपना फैन स्विच ऑफ कर देते हैं तो तब भी वो कुछ टाइम तक क्या है रोटेट करता रहता है, एक साथ नहीं रुकता है। ऐसा नहीं होता है कि स्विच बंद करते ही वो रुक जाए। तो ऐसा किसके चलते होता है, ऐसा उसकी इनिशियल प्रॉपर्टी के चलते होता है। भाई उसमें उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कितना है आई ओमेगा, तो वो उसे कंजर्व करने की कोशिश करता है। अब जो फ्रिक्शनल टॉर्क लगते हैं उसके चलते वो रुक जाता है धीरे धीरे। तो क्यों घूमता है काफ़ी टाइम तक, वो अपने इनर्शिया के चलते। तो रीजन में क्या कहता है, फैन हैज इनर्शियल प्रॉपर्टी, तो उसका तो जवाब हमने पहले ही दे दिया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन उसको ट्रूली एक्सप्लेन कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बोथ करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम पूछी हुई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ। तो ये हमें एक लाइन दी हुई है, तो ये लाइन जहाँ पे कट करेगी वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, पहली बात तो ये। और पूछा गया है इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन W इक्वल टू क्या होता है h न्यू TH थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। h की वैल्यू हम ले सकते हैं 6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और ये जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड ये कितनी हो गई इंटू 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 30 इंटू 10⁻⁻20 जूल। तो अपने गिवन ऑप्शन में देखें, यस गिवन ऑप्शन में देखें तो यस थर्ड विल बी आवर करेक्ट चॉइस।